कल्पना कीजिए आपके शहर के सबसे अमीर इंसान की। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विशाल हवेली है। एकदम सुख सुविधाओं से भरा हुआ। बिल्कुल, गोदाम अनाज से भरे हुए हैं और बैंक बैलेंस इतना बड़ा है कि 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकें। सही बात है, जिसे हम आज की भाषा में अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। एग्जैक्टली। अब सोचिए कि अचानक एक भयंकर प्राकृतिक आपदा आती है। उसके सारे संसाधन फ्रीज हो जाते हैं। ओह। उसका पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और उसे भुखमरी से बचाने वाला एकमात्र इंसान वो है जिसे उसने कुछ ही समय पहले अपनी ही हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया था। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है ना? लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक ऐसी ही असाधारण लोक कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये कहानी इंसानों की नहीं, मतलब शुरू होती है 2 पक्षियों के संवाद से। एक चकवा और एक चकवी। हाँ, एक चकवा और एक चकवी। ये दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठे हैं और इंसानों की दुनिया का तमाशा देख रहे हैं। उनका ये संवाद हमें देवगढ़ गांव के 2 भाइयों के जीवन में ले जाता है। और ये बहुत ही दिलचस्प आधार है क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि जिस जनरेशनल वेल्थ या पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, क्या उसका मतलब सिर्फ पैसा है? या फिर कुछ और ही है जिसे हम पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। हम हमेशा संपत्ति को भौतिक चीजों में मापते हैं, कितना सोना है, कितनी जमीन है। सही कहा। लेकिन जो स्रोत आज हमारे सामने है वो हमें अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के एक ऐसे चौराहे पर ले जाते हैं जहां ये साफ हो जाता है कि धन का होना और समृद्ध होना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। कहानी का जो सेटअप है वो बहुत ही क्लासिक है। देवगढ़ गांव में 2 भाई हैं। बड़ा भाई है धनराज, नाम से ही स्पष्ट है। हाँ, नाम से ही लग रहा है कि वो गांव का सबसे बड़ा सेठ है, उसके पास सब कुछ है। लेकिन वो और उसकी पत्नी कौशल्या एक जीरो सम गेम वाली मानसिकता में जीते हैं। मतलब अगर किसी और का फायदा हो रहा है तो उन्हें लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है। एग्जैक्टली। वे भयानक कंजूस और अहंकारी हैं। और दूसरी तरफ उसका सगा छोटा भाई है सोनू, एक लक्कड़हारा, जो गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहता है। हाँ, वो और उसकी पत्नी सावित्री आर्थिक रूप से इतने गरीब हैं कि कई बार भूखे सो जाते हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, उनके दरवाजे पर अगर कोई जानवर भी आ जाए तो वो अपना हिस्सा उसे खिला देते हैं। ये बहुत ही मार्मिक कंट्रास्ट है। मुझे तो ये बिल्कुल आज के उस कॉर्पोरेट या सामाजिक ढांचे की तरह लगता है जहां एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस तो है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो है, शून्य है बिल्कुल। और दूसरे के पास भौतिक संपत्ति नहीं है लेकिन उसका मानसिक सुकून और एम्पैथी कमाल की है। लेकिन यहीं पर एक उलझन भी होती है मुझे। कैसी उलझन? हम अक्सर देखते हैं कि असल जिंदगी में धनराज जैसे लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो फलते फूलते रहते हैं, और सोनू जैसे ईमानदार लोगों को पाई पाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये एक बहुत ही आम धारणा है और यहीं से कहानी में असली तनाव शुरू होता है। धनराज की जो मानसिकता है वो सिर्फ कंजूसी नहीं है, वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव है। बचाव मतलब खुद को बचाने का तरीका? जब इंसान के पास बहुत अधिक संसाधन आ जाते हैं तो वो समाज से खुद को अलग करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी संपत्ति ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक दीवान खड़ी कर लेता है। बिल्कुल। वहीं सोनू की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। उसकी सुरक्षा उसका समुदाय है, उसकी सहानुभूति है। पर कहानी में जब सावन और भादो बिना बारिश के बीत जाते हैं और भयंकर अकाल पड़ता है तो कहा जाता है कि प्रकृति एक इक्वलाइजर की तरह काम करती है, मतलब सबको एक समान धरातल पर लाने वाली। सही बात है। पर जरा ठहरिए, विपत्ति इक्वलाइजर कैसे हो सकती है? धनराज के पास तो गोदाम भरे हुए हैं। अकाल का असर तो सीधे तौर पर सोनू पर पड़ना चाहिए ना? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। सतह पर देखने से यही लगता है कि जिसके पास जमा पूंजी है वो सुरक्षित है। जाहिर सी बात है। लेकिन प्रकृति या अकाल सिर्फ भौतिक संसाधनों की परीक्षा नहीं लेते, वे उस सिस्टम की परीक्षा लेते हैं जो आपने अपने इर्द गिर्द बनाया है। अच्छा, सिस्टम से आपका क्या मतलब है यहाँ? धनराज का सिस्टम पूरी तरह से क्लोज्ड है, मतलब बंद है। अकाल के समय जब लकड़ियां बिकना बंद हो जाती हैं और सोनू के घर 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, तब असल में ये परीक्षा सोनू के धैर्य की नहीं होती। तो किसकी होती है?
ये परीक्षा धनराज के उस बंद सिस्टम की होती है। ओह, और ये परीक्षा बहुत ही क्रूर रूप ले लेती है। मतलब बच्चे भूख से बेजान पड़े हैं, सोनू की पत्नी सावित्री गीता के उपदेश का सहारा लेती है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और वो सोनू को अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने भेजती है। सोचे ना, एक पिता अपने बच्चों की भूख के लिए अपना सारा स्वाभिमान ताक पर रख देता है। वो हवेली पहुंचता है जहां से पकवानों की खुशबू आ रही है। एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला दृश्य है ये। बिल्कुल। वो सिर्फ थोड़ा सा अनाज उधार मांगता है, लेकिन धनराज क्या कहता है? मुझसे दूर खड़ा रहे, तेरी परछाई से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। ये बहुत ही कठोर था। और वो सोनू को ठोकर मारकर निकाल देता है और कहता है कि ये गरीबी उसके पिछले जन्मों के पाप का नतीजा है। ये हिस्सा पढ़कर मुझे सच में हैरानी हुई। एक इंसान अपने ही सगे भाई की इस हालत को पिछले जन्म का पाप कैसे कह सकता है? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है, इसे समझना जरूरी है। धनराज का यह कहना कि यह सोनू के पापों का फल है, असल में जस्ट वर्ल्ड फैलेसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जस्ट वर्ल्ड फैलेसी, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग यह मानना चाहता है कि दुनिया एकदम न्यायपूर्ण है। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसने जरूर कुछ बुरा किया होगा। ओह, मतलब वो खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। धनराज खुद को ये कहानी इसलिए सुना रहा है ताकि उसे अपनी इंसानियत के मरने का अपराध बोध ना हो। बाप रे, ये तो बहुत ही डार्क है। हाँ, क्योंकि अगर वो मान ले कि सोनू बेकसूर है और फिर भी भूखा मर रहा है तो धनराज को उसकी मदद करनी पड़ेगी। और वो उस नैतिक जिम्मेदारी से बचना चाहता है। बिल्कुल। उस जिम्मेदारी से बचने के लिए वो सारी गलती सोनू पर ही मढ़ देता है। ये सिर्फ पैसे का अहंकार नहीं है, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज को चुप कराने का एक बहुत ही क्रूर तरीका है। ये नजरिया तो इस घटना को पूरी तरह से एक नया आयाम दे देता है। मतलब वो सिर्फ अनाज देने से मना नहीं कर रहा, वो अपने खुद के मनोवैज्ञानिक बचाव के लिए अपने भाई को अमानवीय बना रहा है। सही कहा। और फिर अपमानित होकर सोनू जंगल के खंडहर मंदिर में जाता है और चीखकर ईश्वर से न्याय मांगता है। उसी पेड़ पर बैठे चकवा चकवी ये सब देख रहे हैं। कहानी का टर्निंग पॉइंट। हाँ, तभी रात के अंधेरे में एक दिव्य तेज वाले साधु प्रकट होते हैं। वे सोनू को एक अक्षय पात्र देते हैं, मतलब एक कभी ना खाली होने वाली हांडी, एक जादुई हांडी। लेकिन शर्त यह है कि जब तक सोनू के मन में सेवा का भाव रहेगा और कोई उसके दरवाजे से भूखा नहीं लौटेगा, तब तक यह पात्र अन्न से भरा रहेगा। अब अगर हम इसे सिर्फ जादू मान लें तो बात यहीं खत्म हो जाती है। एक आम परी कथा की तरह। बिल्कुल, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ा आर्थिक सिद्धांत नजर आता है। अच्छा, आप किस सिद्धांत की ओर इशारा कर रहे हैं? ये जादुई हांडी मुझे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या पैसे के सर्कुलेशन की तरह लगती है। मतलब शर्त यह है कि आपको इसे बांटना है। रोक कर नहीं रखना है। हाँ, आप जितना दूसरों को देते हैं वो उतना ही बढ़कर आपके पास आता है। सोनू खुद खाता है, फिर पड़ोसियों को खिलाता है और देखते ही देखते गांव वालों के लिए एक लंगर खोल देता है। ये बहुत ही खूबसूरत एनोलॉजी है ना? वो हांडी असल में उस वेल्थ का प्रतीक है जो होर्डिंग या जमाखोरी से नहीं बढ़ती, बल्कि समाज में निवेश करने से बढ़ती है। इस रूपक को अगर हम गहराई से देखें तो ये पूरी तरह सटीक बैठता है। इस हांडी का असली जादू मिट्टी के उस बर्तन में नहीं है। तो किसमें है? सोनू की नीयत में है। जब गांव में अकाल पड़ा तो धनराज जैसे लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने पैसे का सर्कुलेशन रोक दिया, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा होता है। बिल्कुल। लेकिन सोनू ने अपने दरवाजे खोल दिए। जब आप संकट के समय में समाज की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो आप सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी का निर्माण करते हैं। सोशल कैपिटल, ये बहुत ही भारी शब्द है। लेकिन इसका असर बहुत सीधा होता है। गांव वाले जब देखते हैं कि सोनू उनका पेट भर रहा है तो वे स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ते हैं, उसके व्यापार में मदद करते हैं। वो रातों रात अमीर किसी जादू से नहीं हुआ, तो लोगों के भरोसे की वजह से हुआ। हाँ, उस सामाजिक नेटवर्क और भरोसे की वजह से हुआ जो उसने उस लंगर के जरिए कमाया। और यहीं पर वो बात वापस आती है जो हम अकाल के इक्वलाइजर होने के बारे में कर रहे थे। प्रकृति ने सिर्फ मौसम नहीं बदला, उसने दोनों भाइयों के नेटवर्क की परीक्षा ली। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। धनराज का पतन इसी बंद नेटवर्क का नतीजा था। कहानी बताती है कि धनराज के गोदाम में चूहों ने अनाज काट दिया, बचा हुआ अनाज बारिश में सड़ गया, कर्जदार भाग गए। हाँ, और अंत में डाकुओं ने हवेली लूटकर आग लगा दी। गौर करने वाली बात यह है कि जब डाकू आए या जब आग लगी तो गांव का कोई भी व्यक्ति धनराज की मदद करने नहीं आया। यही वो कारण है जिसकी वजह से धनराज का साम्राज्य ढहा। जब आप अपनी सफलता की नींव दूसरों के शोषण या उन्हें अपमानित करने पर रखते हैं
तो आप असल में दुश्मन पैदा कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप अपने चारों ओर दुश्मन पैदा कर रहे होते हैं। अकाल ने सिर्फ ट्रिगर का काम किया। जब धनराज के पास संकट आया तो उसके पास कोई सामाजिक सुरक्षा जाल या सेफ्टी नेट नहीं था। किसी ने एक बाल्टी पानी तक नहीं फेंका। क्यों फेंकते? जब वे भूखे मर रहे थे तब धनराज ने उन्हें ठोकर मारी थी। ये साफ दिखाता है कि बिना समुदाय के समर्थन के कोई भी भौतिक संपत्ति सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बाद कहानी एक ऐसे दृश्य की तरफ बढ़ती है जिसे सच कहूं तो हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, कौन था दृश्य? भिखारी बन चुका धनराज अपनी पत्नी के साथ दर दर भटकते हुए उसी चौराहे पर पहुंचता है जहां सोनू का लंगर चल रहा है। वे लाइन में खड़े होते हैं। जब धनराज देखता है कि सामने खुद उसका भाई सोनू भोजन परोस रहा है तो वो शर्म के मारे भागने लगता है। और यहां सोनू जो करता है, मुझे ईमानदारी से स्वीकार करने दीजिए, अगर मैं सोनू की जगह होता तो आप क्या करते? मैं बदला तो नहीं लेता, लेकिन मैं कम से कम धनराज को लाइन में खड़ा रहने देता, या शायद एक छोटा सा तंज जरूर कसता कि देखा, आ गए ना लाइन पर। हाँ, ज्यादातर लोग शायद यही करते। लेकिन सोनू दौड़कर जाता है, अपने बड़े भाई के पैरों में गिर पड़ता है, उन्हें ससम्मान घर लाता है और कहता है कि ये सब कुछ तो अभी के आशीर्वाद का फल है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इंसानियत की चरम सीमा है या ये व्यावहारिक रूप से एक बेवकूफ़ी है? मतलब उसने इतना बुरा किया। अगर हम इसे अहंकार की दृष्टि से देखें तो ये बेवकूफ़ी लग सकती है। हम इंसानों की फितरत होती है कि जिसने हमें दर्द दिया है उसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन सोनू के इस कदम के पीछे जो मानसिक स्पष्टता है वो हैरान करने वाली है। सोनू कहानी में एक बहुत गहरी बात कहता है, बदला तो कमजोर लोग लेते हैं, माफ करने वाला ही बड़ा होता है। सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन इसे अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से डिकोड करें तो क्षमा का मतलब सामने वाले के अपराध को सही ठहराना नहीं होता। तो फिर इसका असली फायदा किसे हो रहा है? सामने वाले को? नहीं, इसका पूरा फायदा सोनू को हो रहा है। कैसे? सोचिए, जब आप किसी से नफरत करते हैं या बदला लेना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपने दिमाग में मुफ्त का किराया दे रहे होते हैं। ओह, मुफ्त का किराया, क्या बात है। आप हर वक्त उसी के बारे में सोचते हैं। वो क्रोध, वो कड़वाहट एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ है जो आपकी ऊर्जा को सोख लेता है। आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देता है। बिल्कुल। अगर सोनू उस वक्त धनराज का अपमान करता तो वो भी उसी अहंकार के चक्कर में फंस जाता जिसने उसके भाई को बर्बाद किया था। माफ करके सोनू ने अपने अतीत के उस ट्रॉमा को वहीं खत्म कर दिया। उसने खुद को आजाद कर लिया। बाप रे, यानी अगर वो बदला लेता तो वो धनराज का ही एक दूसरा रूप बन जाता। एग्जैक्टली। इस नजरिए से देखे तो क्षमा कोई कमजोरी नहीं बल्कि खुद को बचाने की सबसे मजबूत ढाल है। बिल्कुल सही समझे आप। और इसी बिंदु पर खंडर मंदिर के पास पेड़ पर बैठा चकवा पक्षी अपनी पत्नी चकवी से कहता है कि देखा, सोनू की गरीबी इसलिए मिटी क्योंकि उसने अपने घर के संस्कारों को नहीं छोड़ा। यहाँ से कहानी का असली सार शुरू होता है। हाँ, और फिर वो चकवा 4 ऐसे मूल मंत्र बताता है जो इस पूरी गहन चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। वो कहता है कि जिस घर में ये 4 चीजें होती हैं वहां से 7 पुश्तों तक गरीबी नहीं जाती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। चलिए इन चारों सिद्धांतों को एक एक करके खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहानी के उपदेश नहीं लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल नहीं, ये चारों सिद्धांत असल में एक समृद्ध समाज और एक मजबूत पारिवारिक ढांचे को बनाए रखने के बेहद व्यवहारिक नियम हैं। चकवा का पहला मंत्र है, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी दुआएं। अब आज के समय में जहां इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद इतना हावी है, ये नियम कैसे काम करता है? मतलब आर्थिक रूप से बुजुर्गों का सम्मान जेनरेशनल वेल्थ कैसे बनाता है? इसे इस तरह से देखें, बुजुर्गों का सम्मान सिर्फ उनके पैर छूने तक सीमित नहीं है। तो फिर ये असल में पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान, अनुभव और परिवार की एकता को बनाए रखने का तरीका है। जब एक परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है तो परिवार टूटता नहीं है, संपत्तियों का आकारण बंटवारा नहीं होता, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगते। बिल्कुल। और आपको मुफ्त में एक ऐसा मेंटोर या मार्गदर्शक मिलता है जिसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। ये एक बहुत बड़ी मानसिक और आर्थिक सुरक्षा है जो आपको गलत फैसले लेने से बचाती है। ये एक बहुत ही तार्किक पहलू है। मैं तो इसे सिर्फ एक संस्कार मान रहा था। अब आते हैं चकवा के दूसरे मंत्र पर, दरवाजे पर आए मेहमान या भूखे का सत्कार। वो कहता है कि अन्न का अपमान साक्षात मृत्यु को निमंत्रण है। हमने सोनू के लंगर वाले हिस्से में से थोड़ा छुआ था, लेकिन एक नियम के तौर पर यह कितना महत्वपूर्ण है।
ये सीधे तौर पर कम्युनिटी इंश्योरेंस या सामाजिक बीमा है। सामाजिक बीमा। हाँ, प्राचीन काल में या आज भी ग्रामीण ढांचों में जब आप किसी को भोजन कराते हैं तो आप सिर्फ पेट नहीं भर रहे होते, आप एक रिश्ता कायम कर रहे होते हैं। एक तरह का नेटवर्क बना रहे होते हैं। सही कहा। जो व्यक्ति आज आपके घर खाना खा रहा है, कल को जब आप पर कोई विपत्ति आएगी तो वो आपके साथ खड़ा होगा। ये रेसिप्रोसिटी यानी लेन देन का एक अलिखित नियम है। आप जितना अपना दरवाजा खोलते हैं, दुनिया आपके लिए उतने ही दरवाजे खोलती है। ओह, यानी आपकी डाइनिंग टेबल ही आपका सबसे बड़ा नेटवर्किंग इवेंट है। बहुत खूब। बिल्कुल। तीसरा मंत्र बहुत ही दिलचस्प है, मधुर वाणी और क्षमा। चकवा कहता है कि कड़वे शब्द सोने के रिश्ते तोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि आधुनिक भाषा में इसे ही हम सॉफ्ट स्किल्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं ना। 100%। सोचिए, धनराज का साम्राज्य क्यों खत्म हुआ? उसकी कड़वी जुबान और अहंकार की वजह से। एग्जैक्टली। जब आप मीठा बोलते हैं और लोगों को माफ करने की क्षमता रखते हैं तो आप अपने जीवन से बेवजह के विवादों को खत्म कर देते हैं। हाँ। अदालती मुकदमों, दुश्मनियों और झगड़ों में जितना पैसा, समय और मानसिक शांति बर्बाद होती है, उससे मधुर वाणी हमें बचा लेती है। हाँ, यह आपकी ऊर्जा को निर्माण में लगाती है, विनाश में नहीं। ये बात तो पत्थर की लकीर है। और अब आखिरी चौथा मंत्र जो चकवा बताता है वो है ईश्वर पर अटूट विश्वास और घर के मंदिर में शाम का दिया जलाना। ये मेरा पसंदीदा है। पर इसे सुनकर कोई भी कह सकता है कि ये तो सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड है, इसका संपत्ति या अमीरी से क्या लेना देना। मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि एक दिया जलाना कैसे गरीबी दूर कर सकता है। ये सवाल बहुत लाजमी है। कई लोग इसे सिर्फ धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन दिया जलाना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, यह एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक फ्रेमिंग है। मनोवैज्ञानिक फ्रेमिंग? वो कैसे? देखिए, जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा हो, निराशा हो, जैसे सोनू के जीवन में था, तब शाम के वक्त एक छोटा सा दिया जलाना असल में एक अनुष्ठान है जो ये याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी मौजूद है। एक उम्मीद की किरण। बिल्कुल, ये होप यानी उम्मीद का प्रतीक है। ये एक इंसान को मानसिक रूप से टूटने से बचाता है। जो व्यक्ति रोज ये अभ्यास करता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। और यही मानसिक लचीलापन या रेजिलियंस अंततः उसे वापस खड़ा होने की ताकत देता है। ये तो सच में चौंकाने वाला है। मतलब ये पूरी कहानी, ये लोक कथा असल में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का एक मास्टर क्लास है। बिल्कुल। जिसे बहुत ही चतुराई से एक चकवा चकवी के संवाद में लपेट दिया गया है। यही हमारे प्राचीन साहित्य और लोक कथाओं की खूबसूरती है। वे जटिल मानवीय व्यवहार और सामाजिक विज्ञान को इतनी सरलता से पेश करते हैं कि एक आम इंसान भी उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सके। तो इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए इस गहन चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि असली जेनरेशनल वेल्थ वो नहीं है जो आप बैंक के लॉकर में बंद करके जाते हैं। एकदम सही। असली वेल्थ वो सामाजिक ढांचा है जो आप बनाते हैं, वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं, और वो लचीलापन है जो विपत्ति के समय उन्हें टूटने नहीं देता। क्योंकि धनराज के पास पैसा था, लेकिन उसके पास ये असली संपत्ति नहीं थी, इसलिए उसका सब कुछ खत्म हो गया। हाँ। और सोनू के पास ये संपत्ति थी, इसलिए उसने शून्य से शुरू करके भी सब कुछ पा लिया। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि पैसा केवल एक साधन है, साध्य नहीं। वो इंसान को सुविधाएं दे सकता है, लेकिन समाज में उसकी जगह, उसका सम्मान और उसका मानसिक सुकून उसके चरित्र और उसके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद मेरे दिमाग में गूंज रहा है। जी बिल्कुल। आज के समाज में हम सभी बहुत तेजी से भाग रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं, उनके नाम पर निवेश कर रहे हैं ताकि हम उनके लिए पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति छोड़ सकें। लेकिन इस कहानी और उन चकवा चकवी के संवाद को समझने के बाद ये रुककर सोचने वाली बात है कि मेरा मतलब है, कहीं इस पैसे की अंधी दौड़ में, बैंक बैलेंस को बढ़ा करने के चक्कर में हम अनजाने में अपने बच्चों के लिए पीढ़ियों तक चलने वाली मानसिक और भावनात्मक गरीबी तो नहीं छोड़कर जा रहे? ये सवाल हर माता पिता को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके लिए हवेली तो बना रहे हैं, लेकिन उस हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करना सिखा रहे हैं। अगली बार जब आप अपनी सफलता या बैंक बैलेंस का आकलन करें तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि आपके घर में वो 4 दिए जल रहे हैं या नहीं। आज की हमारी इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है,
इस पर अपना मन जरूर दौड़ाइएगा।